मित्रों सप्रेम नमस्कार। आप लोग कैसे हैं। आज थर्ड वे यानी तीसरा विकल्प का खंड 3 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठेंगड़ी जी एक राष्ट्र ऋषि, महान चिंतक, संघ के प्रचारक, आजीवन व्रती, ऐसे महान श्रेष्ठ पुरुष का द्वारा निर्मित तीसरा विकल्प और उन्हीं के द्वारा दी हुई भाषण का आज तीसरा खंड प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज बड़े सौभाग्य का दिन है, अतः ये भाषण प्रारंभ होने से पूर्व आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाषण का आनंद लीजिए। उनका संकलन माने देश की संपत्ति, ऐसा हम मानते हैं। फिर पश्चिमी क्या मानते हैं? वो भौतिकतावादी है ना, इसके कारण वो मानते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ द टोटल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो हम कहते हैं टोटल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी जो मार्केट प्राइस होगी माने देश की संपत्ति है, नेशनल वेल्थ है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो नेशनल वेल्थ की उनकी मान्यता सभी वस्तुओं की और सेवाओं की जो मार्केट प्राइस होगी वह है, और सभी वस्तुएं और सेवाएं मिलकर हम समझते हैं कि ये नेशनल वेल्थ, राष्ट्रीय संपत्ति होती है। केवल उदाहरण के लिए बताएं कि मान लीजिए कि देश में 500 पैंट्स हो गई, हम उनको समझाते हैं ना तो धोती बोलने से मतलब नहीं, 500 पैंट्स हो गई, 100 पैंट्स, सुविधा के लिए 100 पैंट्स देश में है, तो कुल मिलाकर बास्केट क्या है? 100 पैंट्स का बास्केट है। हम कहेंगे कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति क्या है? 100 पैंट्स। अब एक एक पैंट की कीमत 5 रुपया है, इसलिए वो कहेंगे कि हमारी संपत्ति क्या है? 500 रुपया। हम कहते हैं कि 100 पैंट्स हमारी संपत्ति है, वो कहते हैं 500 रुपया हमारी संपत्ति है, और आप कहेंगे दोनों का मतलब तो एक ही है। वो 100 पैंट कह रहे, आप 500 रुपया कह रहे, दोनों में अंतर क्या है? बात सही है, लेकिन अंतर आता है। मान लीजिए अगले साल 100 पैंट के जगह 200 पैंट्स निर्माण हुए, तो हम सुखी हो जाएंगे। हम मानेंगे कि भाई हमारी संपत्ति दुगुना हो गई। वो मार्केट प्राइस लगाएंगे। अब मार्केट का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, कि जैसे माल का सप्लाई बढ़ता है वैसे कीमतें घटती है। तो 200 पैंट हो गई, इसलिए हमें आनंद है कि 100 के जगह 200 हो गई, हम कहते हैं हमारी संपत्ति दुगुना हो गई। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कारण पहले जो एक एक पैंट की कीमत 5 रुपया थी वो 2 रुपया हो गई, तो 200 पैंट की कीमत 400 रुपया हो गई। वो रोते हैं कि हमारी नेशनल वेल्थ, राष्ट्रीय संपत्ति 100 रुपया कम हो गई, क्योंकि मार्केट प्राइस देखते हैं, माल का सप्लाई बढ़ता है तो मार्केट प्राइस घट जाती है। तो 5 रुपए के जगह 2 रुपया प्राइस हो गई, तो 400 रुपया उनके पास आया। वो कहते हैं कि पहले 500 रुपया आता था, आज 400 रुपया आ गया, तो इसके कारण 100 रुपया राष्ट्रीय संपत्ति घट गई, ऐसा उनका कहना होगा। हमारा कहना होगा कि हमारी दुगुना राष्ट्रीय संपत्ति हो गई। संपत्ति की कल्पना में उनके और हमारे जो अंतर है, इसके कारण यह फर्क आ जाता है। अब मान लीजिए कि अगले साल पैंट्स केवल 50 निर्माण हुए, पहले 100 थे अब 50 हुए। हम दुखी हो जाएंगे, कह रहे भाई वो आधा ही रह गया, पहले साल जो है उससे आधी संपत्ति हमारी हो गई, किंतु सप्लाई घट गया, इसके कारण कीमतें बढ़ गई। कीमतें बढ़ गई और एक एक पैंट की कीमत 12 रुपया हो जाती है।
तो 50 की कीमत 600 रुपया हो जाएगी। वो कहेंगे कि पहले समय जो 500 रुपये मिला था उससे हमको 100 रुपया ज्यादा मिल रहा, तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति 100 रुपये से बढ़ गई। हम कहेंगे पहले हमारी 100 पैंट्स थी वो 50 हो गई, तो राष्ट्रीय संपत्ति आधी रह गई। माने उनके और हमारी परिभाषा के कारण प्रत्यक्ष व्यवहार में गिनती करते समय राष्ट्रीय संपत्ति, नेशनल वेल्थ की गिनती अलग अलग पद्धति से होती है, अलग अलग रूप में होती है। उदाहरण के लिए केवल कहा कि किस तरह मूल कल्पना अलग होने के कारण संपत्ति की परिभाषा में भी उनके और हमारे किस तरह परिवर्तन आता है। एक नेशनल इनकम करके एक टर्मिनोलॉजी है। नेशनल वेल्थ उसी का एक हिस्सा। नेशनल इनकम में ऐसा होता है कि इस वर्ष हमारे देश की कुल मिलाकर संपत्ति क्या है, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। राष्ट्रीय आमदनी, नेशनल इनकम की गिनती करने के कहीं 3-4 रास्ते हैं, लेकिन आमतौर पर एक रास्ता चलता है कि इस वर्ष की राष्ट्रीय आमदनी की गिनती कैसे करना। तो देश में रहने वाले सभी लोगों की जो आमदनी होगी उसका योग करना, उसकी सम टोटल करना, उसको जोड़ देना, सबका मिलकर जो योग होगा, सम टोटल होगा, वह माने राष्ट्र की आमदनी, राष्ट्रीय आमदनी। अब उनके ही एक अर्थशास्त्रज्ञ ने प्रश्न उपस्थित किया, ये हमारी प्रक्रिया ठीक है क्या कि राष्ट्रीय आमदनी माने राष्ट्र के सब लोगों के आमदनी का योग, सम टोटल, ये ठीक है क्या। और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि एक मालिक ने अपने घर काम के लिए एक नौकरानी को रखा, 200 रुपया पर मंथ उसको देते, साल के 2400 रुपये हो गए। अब नेशनल इनकम की जब गिनती होती है तो इस नौकरानी के 2400 रुपया भी उसमें जोड़े जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। अब मान लीजिए कि उसका नौकरानी से प्रेम हो गया और उसके साथ विवाह कर लिया। अब वो उसकी पत्नी हो गई। पत्नी होने के कारण ये जो बात है गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो नौकरानी के नाते जो काम करती थी, अब मालकिन के नाते तो वो ज्यादा सतर्कता के साथ काम करेगी। तो हमारा अंदाजा रहेगा कि उनके सर्विसेज में बढ़ोतरी हो गई तो नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन उनकी पद्धति दूसरी है। वो कहते वो पत्नी हो गई, माने नौकरा के नाते साल में जो 2400 रुपए उसको मिलते थे वो तो अब नहीं मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि शादी के कारण, नौकरानी को पत्नी बनाने के कारण इसमें हमारी नेशनल इनकम 2400 रुपया घट गई। अब कल्पना करें कि अरे नौकरानी के नाते वो काम करती थी, उससे पत्नी के नाते अधिक अच्छा काम करेगी कि नहीं, अधिक अच्छा काम करेगी तो फिर सर्विसेज अधिक अच्छे होने के कारण आमदनी बढ़ी, ऐसा मानना चाहिए। वो कहते हैं कि आमदनी 2400 रुपये से घट गई। ये केवल थोड़े उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए रखे कि उनका विचार हमारा विचार इसमें बहुत अंतर है, और इसके कारण वैश्विक दर्शन के आधार पर ये जो सारे विचार निकलते हैं राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के, उनके विचार और हमारे विचारों में कितना अंतर है यह केवल दिखाने के लिए यह बताया। उनके वैश्विक दर्शन के कारण तरह तरह की विचारधाराएं वहां निकली। सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है। अब वैसे तो ये परस्पर विरोधी विचारधाराएं ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन आपस में विरोधी होते हुए भी सबका गोत्र एक है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म सबका गोत्र एक है। ऐसा है कि जैसे मेरा गोत्र गौतम है, लेकिन मैं त्रिप्रवरान्वित हूं, गौतम अंगिरस आयाचित, वैसे उनका सबका गोत्र मटेरियलिज्म है, भौतिकतावाद है, और उसके 3 प्रवर है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तीनों प्रवर एक ही गोत्र के हैं, मटेरियलिज्म के। और यह मटेरियलिज्म हमारा वैश्विक दर्शन, इसमें मूलभूत अंतर है। हमारे वैश्विक दर्शन में सभी बातों का आधार सनातन धर्म है, सनातन धर्म। और इसलिए कल मैंने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानववाद की बात कही, वह एकात्म मानववाद नया विचार नहीं है। तो समय समय पर
युगानुकूल आविष्कार सनातन धर्म का होता है, करना पड़ता है। इसीलिए जैसे कल बताया, तरह तरह के समय, तरह तरह कालखंड में तरह तरह की स्मृतियां निर्माण हुई। तो उसी तरह से सनातन धर्म का युगानुकूल आविष्कार यानी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, इनका इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद, तो हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जो ही विचारधारा या जो ही समाज व्यवस्था सनातन धर्म के दायरे के अंतर्गत रहेगी, उसके अंदर अंतर विरोध या इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कभी भी निर्माण नहीं हो सकते। लेकिन जो विचारधारा या समाज व्यवस्था सनातन धर्म के दायरे के बाहर रहेगी, उसमें अंतर विरोध, इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन अपरिहार्यता से निर्माण होती है। यह ठीक है कि वह अंतर विरोध परिपक्व होने में, इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन परिपक्व होने में समय लगता है, किंतु अपरिहार्यता से, इनवेरिएबली, इनएविटेबली, नेसेसरीली वह इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, अंतर विरोध विकसित होता ही है और वह समाज व्यवस्था और विचारधारा अपने ही अंतर विरोधों के बोझ के नीचे दबकर खत्म होती है। तो धर्म के दायरे के बाहर जो जो समाज व्यवस्था और विचारधारा है, उसमें अंतर विरोध निर्माण होना अपरिहार्य है। और यह अंतर विरोध जब परिपक्व हो जाते हैं तो अपने ही अंतर विरोध के बोझ के नीचे ये समाज व्यवस्था और विचारधारा टूट जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का विचार है। इसीलिए पहले हमारा जब भारतीय मजदूर संघ निकला और हम लोगों ने कहा उसके भी कम्युनिज्म टूट जाएगा, सब लोगों ने कहा यह क्या है, स्वप्न रंजन है। क्योंकि उस समय 1/3 दुनिया पर कम्युनिस्टों का लाल झंडा लहर रहा था। हिंदुस्तान में एकमात्र वैकल्पिक हो सकने वाली पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा विचार था। हमारे मजदूर क्षेत्र में चारों ओर लाल झंडा लहर रहा था, हमें कोई पूछता भी नहीं था, 5 मजदूर सलाम नहीं करते थे। ऐसे समय हम लोग जब बोलते थे कि यह कम्युनिज्म टूट जाएगा, इसकी चिंता मत कीजिए, लोग कहते थे यह स्वप्न रंजन है, रेवरी है। हम काहे के आधार पर कहते थे? हमने ये नहीं कहा कि हमारी ताकत इतनी बढ़ेगी कि हम कम्युनिज्म को तोड़ डालेंगे, ऐसा नहीं कहा। किंतु कम्युनिज्म टूट जाएगा ऐसा उस अवस्था में कहा जब कम्युनिज्म का असेंडिंग ग्राफ था, माने ऊपर जाने वाला उनका ग्राफ था। उस समय का काहे के आधार पर कहा? यह शास्त्र के विचारों के आधार पर कहा कि यह धर्म बाह्य रचना है, इसके कारण इसमें अंतर विरोध निर्माण होने ही वाला है और इस अंतर विरोध के बोझ के नीचे यह रचना टूटने वाली है। जब कम्युनिज्म टूट गया लोगों को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य की बात नहीं थी, होने वाला था, क्योंकि धर्म के दायरे के बाहर थी रचना। आज कैपिटलिज्म का वही हाल है, कैपिटलिज्म भी धर्म के दायरे के बाहर है। इसके कारण उसके अंतर्गत अंतर विरोध निर्माण हुए हैं, हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और कैपिटलिज्म के बारे में भी हम लोग हिम्मत के साथ कहते हैं कि यह टूटने वाली व्यवस्था है। 2010वां साल जब तक नहीं आता तब तक कैपिटलिस्टिक रचना टूट जाएगी, हमारे कारण नहीं, तो अपने ही अंतर विरोध के बोझ के नीचे दबते हुए और कैपिटलिज्म की यह व्यवस्था टूट जाएगी। और बाद में जब हमने शुरू में कहा तो लोग कहते थे ये स्वप्न रंजन है, लेकिन अब कैपिटलिज्म के प्रवक्ता जैसे सैमुअलसन है, पीटर ड्रकर है, इन्होंने जब कहना शुरू कर दिया कि भाई कैपिटलिज्म का टूटना अपरिहार्य है, तब हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, आप जो बोल रहे